नमस्कार दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल जीएस के भाई अमित पर हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप कुशल मंगल होंगे और ठीक से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आपके लिए एक ही बात कहनी है कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथों में होता है। तो दोस्तों, बीते हुए कल की बिना परवाह किए आने वाले कल पर ध्यान दीजिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि मैंने पर्यावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को इस वीडियो में रखा है। बिना देरी किए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, अगर हम पर्यावरण की जानकारी को लेकर बात करें तो नंबर 1 पर ध्यान दीजिए। यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अगर आपसे पूछे कब पारित हुआ, तो आपका उत्तर होगा 1986। दोस्तों, इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण घटना आपको बता दें कि 1986 में भारतीय डाक विधेयक भारतीय डाक विधेयक के उपलक्ष्य में ज्ञानी जैल सिंह ने यानी वीटो का प्रयोग किया था। वीटो, और वो वीटो था पॉकेट वीटो, जो कि आज भी पड़ा हुआ है, पारित नहीं हो पाया। नेक्स्ट, राजीव गांधी के नेतृत्व में 17 सितंबर 1985 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन किया गया। अगर आपसे पूछे कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन कब किया गया, तो आपका उत्तर होगा 17 सितंबर 1985 को। दोस्तों, आपको बता दें कि 1985 में गंगा एक्शन प्लान आया था। गंगा एक्शन प्लान इंपॉर्टेंट है, और इसके तहत 21 करोड़ रुपए की लागत से गंगा मां को यानी गंगा नदी को साफ करने का उद्देश्य रखा गया था। और ये योजना कुछ हद तक सफल और यानी पूर्णतः सफल नहीं रही। और ये योजना किसके तहत आई थी, यानी किसके नेतृत्व में, तो आपका उत्तर होगा राजीव गांधी, यानी उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। दोस्तों, हमारे देश की एक बहुत ही प्रतिभाशाली और बहुत ही यानी कह सकते हैं आयरन लेडी, यानी इनको आयरन लेडी भी कहा गया, बहुत ही साहसी महिला रही हैं इंदिरा गांधी जी। इनके द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। इंपॉर्टेंट है। अब आपसे कह सकता है कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में ये भी पूछ सकता है। और आपसे सीधे कह सकता है कि वन जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो आपका उत्तर होगा 1972। और इंदिरा गांधी जी को आयरन लेडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? आयरन लेडी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और दूसरी बात आपको बता दें कि पर्यावरण को चौथी पंचवर्षीय योजना में विकास का मुद्दा बनाया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी विकास के साथ कब जोड़ा गया, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम बात करें 4 नंबर पर, तो राजीव गांधी जी के शासनकाल में गंगा कार्य योजना, यानी वही जो मैंने भी बताई, गंगा एक्शन प्लान चला था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम कब पारित हुआ, तो आपका उत्तर होगा 2010। इसको हम शॉर्टकट में एनजीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनजीटी, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसका जो मुख्यालय अगर आपसे पूछे तो नई दिल्ली बताइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, नेक्स्ट, प्रथम बार चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यानी पर्यावरण को विकास के साथ कौन सी पंचवर्षीय योजना में जोड़ा गया, तो आपका उत्तर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट दोस्तों, खेती की सबसे प्राचीन प्रणाली जो थी वो झूम खेती थी। इंपॉर्टेंट है। और पशुपालन ने मनुष्य को सामूहिक जीवन दिया, यानी जब तक मनुष्यों ने, यानी जो हमारे पूर्वज रहे हैं मनुष्य, तो जब उन्होंने पशुपालन सीखा तो उनका जो जीवन था वो स्थायी हुआ और सामूहिक जीवन जीना शुरू कर दिया। नेक्स्ट, आपसे दोस्त पूछ सकता है कि पशुपालन ने मनुष्य को किस प्रकार का जीवन दिया, तो आपका उत्तर होगा सामूहिक जीवन। या पूछ सकता है कि मनुष्य को सामूहिक जीवन किसने दिया, तो वो कौन सी प्रक्रिया थी? पशुपालन थी। और दोस्तों, आपको बता दें सबसे पहले अगर मनुष्य ने पाला है तो कुत्ता।
और अगर पूछे कि सबसे पहले कौन सी फसल उगाई, तो दोस्तों जौ इंपॉर्टेंट है। और अगर मनुष्य ने सबसे पहले कोई धातु इस्तेमाल की तो तांबा, ऐसा भी पूछ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रौद्योगिकी मानव पर्यावरण का क्या है, विध्वंसक है। आज जो टेक्नोलॉजी जरूर विकसित हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी पर्यावरण के लिए घातक भी सिद्ध हो रही है और साफ साफ दिख भी रही है, क्योंकि विज्ञान एक तरफ अगर वरदान है तो दूसरी तरफ अभिशाप भी। इसलिए यानी ऐसी चीजों का आविष्कार ना किया जाए जो आने वाले लोगों को काफी नुकसान पहुंचाए या आने वाली पीढ़ियों को आने वाली पीढ़ियों के लिए घातक हो। नेक्स्ट दोस्तों, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई, तो आपका उत्तर होगा इंग्लैंड में। और ये कब हुई थी, तो 1688 में हुई थी, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मेघ विजन में ठोस क्या है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन के यौगिक को अगर हम मिला दें तो मेघ विजन बन जाता है। नेक्स्ट, मानव भूगोल के जनक अगर आपसे पूछे तो फ्रेडरिक रेटजेल हैं और इनकी एक पुस्तक है एंथ्रोपोलॉजी, इंपॉर्टेंट है, एंथ्रोपोलॉजी, ये काफी महान भूगोलवेत्ता है। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछे कि मनुष्य के लिए कार्यक्षम तापमान कितना है, यानी वो तापमान पूछ रहा है जिसमें हम आसानी से काम करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और वहीं आर्द्रता पूछ ले तो 60%, यानी इन दोनों के ऊपर जाने पर मनुष्य की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। नेक्स्ट दोस्तों, दक्षिणी पूर्वी यूएसए की जो नरक नदी है, तो आपका उत्तर होगा टेनेसी, इंपॉर्टेंट है। और दामोदर नदी जो भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है, जिसको पीटी नेहरू ने भारत का मंदिर कहा है, तो ये परियोजना जो है ना टेनेसी नदी पर आधारित है और टेनेसी यूएसए का नरक नदी। नेक्स्ट अगर हम बात करें विश्व में सर्वाधिक अवसाद बहाने वाली नदियां कौन है, तो एलो नदी जो है ये चाइना की है और गंगा भारत की, इंपॉर्टेंट है। ये दो ऐसी नदियां हैं जो अपने साथ सबसे ज्यादा अवसाद लेकर आती हैं। नेक्स्ट, उत्तर भारत की आर्थिक मेरुदंड कौन है, तो आपका उत्तर होगा गंगा। दोस्तों, एक अंग्रेज राइटर है जॉन सुल्विन, तो जॉन सुल्विन ने कहा था कि हमारी जो ब्रिटिश शासन प्रणाली है वो गंगा नदी के किनारे यानी भारत में एक यानी स्पंज की भांति काम कर रही है, जो गंगा की समस्त अच्छी वस्तुओं को सोख लेती है और टेम्स नदी के किनारे लंदन में निचोड़ लेती है। ये कथन किसका था, तो आपका उत्तर होगा जॉन सुल्विन। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि टेम्स नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो टेम्स जो नदी है इसके किनारे लंदन है, इंपॉर्टेंट है, ब्रिटेन का शहर। नेक्स्ट, नील नदी को क्या कहते हैं, तो मिस्र का वरदान कहते हैं। और दोस्तों, मिस्र में इंपॉर्टेंट है जो किसान है, किसान उनको फेल्ला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फेल्ला। और जो नील नदी है ना दोस्तों, ये सबसे लंबी नदी है। कैसी नदी है, सबसे लंबी नदी है, जो कि दुनिया में इससे लंबी कोई नदी नहीं है। और दोस्तों, मिस्र को पिरामिडों का देश कहते हैं। क्या कहते हैं, पिरामिडों का देश, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि पश्चिम बंगाल का शोक कौन है, तो आपका उत्तर होगा दामोदर नदी। और दामोदर नदी को दोस्तों जैविक मरुस्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जैविक मरुस्थल। दूसरी बात आपको बता दें दोस्तों कि जो दामोदर नदी है ये भ्रंश घाटी में बहती है। किस घाटी में बहती है, भ्रंश घाटी में। दोस्तों, भ्रंश घाटी में भारत की 3 नदियां बहती हैं। एक तो आपका उत्तर होगा नर्मदा, और एक होगा ताप्ती, और एक होगा यानी दामोदर, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और यहाँ ऐसा भी कह सकता है दोस्तों कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी में नहीं बहती है, तो आपके उत्तर होंगे नर्मदा बहती है, ताप्ती बहती है, दामोदर बहती है, इसके अलावा कोई भी नदी हो तो नहीं बहती है। नेक्स्ट दोस्तों, बिहार का जो शोक है वो कौन है, तो कोसी। और दोस्तों, कोसी एक ऐसी नदी है जो मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है, इंपॉर्टेंट है। ये मार्ग बदलती है, यानी कुख्यात मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट, हरिकेन द्वारा जो कारित क्षति का मापन है वो किसके द्वारा किया जाता है, यानी दोस्तों हरिकेन जो है अमेरिका में एक तूफान आता है, चक्रवाती तूफान है, तो इससे जो नुकसान होता है तो उसका जो मापन किया जाता है उस उपकरण का नाम है साफिर सिम्पसन मापन, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, साफिर सिम्पसन, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, 1958 में नीरी का
नीरी का जो फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, ठीक है, नेशनल इंजीनियरिंग यानी एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नागपुर। और दोस्तों नागपुर जो है ना, तो नागपुर का एक ऐतिहासिक प्रश्न भी है, यानी यहाँ से नागपुर के जो थे वो थे भोसले, नागपुर के भोसले, और इन्होंने अंग्रेजों का खूब साथ दिया, इन देश के प्रति कह सकते हैं कहीं ना कहीं यानी वफादारी नहीं रही। दूसरी अगर हम बात करें तो नागपुर संतरों के लिए जाना जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नागपुर किसके लिए, संतरों के लिए। नेक्स्ट, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को क्या कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा छाता विधान। और ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, तो आपका उत्तर होगा 1986। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो 5 जून को मनाते हैं प्रतिवर्ष। दोस्तों आपको बता दें कि यानी यूनेफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, तो इसका जो कार्यक्रम हुआ था, इसकी स्थापना जो है 1972 में, और ये हुई थी नौरोबी में। कहाँ पे, नौरोबी। और नौरोबी जो है राजधानी है केन्या की, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसी में तय किया गया था कि प्रतिवर्ष हम पर्यावरण को मनाएंगे 5 जून को, और 1973 में पहली बार मनाया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1973 में पहली बार। और इस दिन विश्व स्तर पर लोगों को जागरूक किया जाता है, और पर्यावरण जितना स्वच्छ होगा हमारा जीवन की प्रत्याशा उतनी ही अच्छी होगी। नेक्स्ट दोस्तों, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का जो सम्मेलन हुआ था वो 1992 में हुआ था, और रियो डी जेनेरियो शहर है, और ये शहर जो है ना दोस्तों ब्राजील में है। कहाँ है, ब्राजील में। और इसका जो शीर्षक था, तो ये भी आपसे पूछ सकता है, शीर्षक यानी बी वांट फ्यूचर, यानी हमें क्या चाहिए, वी वांट फ्यूचर, यानी हमें भविष्य चाहिए, ये था शीर्षक, बी वांट फ्यूचर, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों ये देखो, द फ्यूचर वी वांट, इंपॉर्टेंट, ये शीर्षक था, द फ्यूचर वी वांट। और जो रियो 20 होता है तो वो 20 वर्ष के अंतराल पे होता है, रियो 20, और एक होता है रियो 5 जो कि 5 वर्ष पे होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। दोस्तों ये जब सम्मेलन हुआ तो भारत ने हरित अर्थव्यवस्था पर बल दिया, यानी भारत देखो शांति व्यवस्था पर भी काम करता है और हरित अर्थव्यवस्था पर भी काम करता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और पर्यावरण संरक्षण के लिए जो भी अच्छा काम करता है तो उसको ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है, ये भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक की गणना किन आधारों पर की जाती है, तो आपका उत्तर होगा जीवन प्रत्याशा, इंपॉर्टेंट है, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। यानी मानव विकास सूचकांक की जो गणना है वो 3 आधारों पर की जाती है, और वो है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। दोस्तों आपको बता दें कि 1990 में ये जो मानव विकास सूचकांक आया है, तो ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं महबूब उल हक, इसके अलावा अमर्त्य सेन, इंपॉर्टेंट है, अमर्त्य सेन। नेक्स्ट, सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी तंत्र, जो गहन डीप इकोलॉजी शब्द है, ये किसके द्वारा गढ़ा गया, तो आपका उत्तर होगा आर्ने नीस द्वारा, इंपॉर्टेंट है, आर्ने नीस। और ये शब्द कब आया, 1973 में। नेक्स्ट, अगर हम बात करें चूना प्रधान मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं दोस्तों, तो आपका उत्तर होगा कैल्सिकोल्स। इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे पूछे कि जो मरुस्थल में पौधे उगते हैं, यानी मरुस्थल में, तो दोस्तों उनको कहते हैं जीरोफाइट। क्या कहते हैं, जीरोफाइट। इसके अलावा जो बेकार सख्त भूमि में उगते हैं, बेकार भूमि में, तो उनको बोलते हैं कर्सोफाइट। क्या बोलते हैं दोस्तों, कर्सोफाइट। इसके अलावा जो चट्टान पर उगते हैं, चट्टान पर, उनको बोलते हैं लिथोफाइट, लिथोफाइट। और इसके अलावा दोस्तों जो यानी लवणीय क्षेत्र में उगते हैं, लवणी, तो उनको बोलते हैं हैलोफाइट। क्या बोलते हैं दोस्तों, हैलोफाइट। ऐसे भी पूछ सकते हैं। और जो चूना प्रधान मिट्टी में उगते हैं उनको कैल्सिकोल्स। फिर कह रहा है कि सर्वाधिक उर्वर मृदा कौन सी है, तो दोस्तों आपका उत्तर होगा दोमट या जलोढ़।
और इस मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है वो भी अधिक है। और ये भी कह रहा है कि सर्वाधिक जल धारण क्षमता किसकी है, तो चिकनी मिट्टी। और यानी जलाक्रांति अगर आपसे पूछ ले तो जलोढ़ मिट्टी, और जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक है, यानी सर्वाधिक अगर कोई मिट्टी है तो जलोढ़ मिट्टी है। नवीन को खादर और पुरानी को बांगर कहते हैं। ये जलोढ़ मिट्टी के दो अन्य प्रकार हैं। नेक्स्ट, जलाक्रांत कहाँ मिलेगा, तो मैंग्रोव वनस्पतियों में। अब दोस्तों आपको बता दें कि जो सुंदरवन का डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, यानी सबसे बड़ा डेल्टा है, इम्पोर्टेंट है। और ये गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र दो नदियों के बीच में स्थित है, भारत और बांग्लादेश में। ऐसा भी पूछ सकता है किन दो देशों में है, तो भारत प्लस बांग्लादेश। दोस्तों सुंदरवन में, यानी जो सुंदरवन का डेल्टा है, यहाँ पे सुंदरी नाम का वृक्ष पाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कौन सा वृक्ष, सुंदरी वृक्ष। और यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर है, इम्पोर्टेंट है, रॉयल बंगाल टाइगर। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में जो वन है वो मैंग्रोव वन है। कौन से वन है, मैंग्रोव। और मैंग्रोव वन में श्वसन मूल पाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट पूछ लेता है, श्वसन मूल, ठीक है, इससे यानी इनकी श्वसन क्रिया होती रहती है। इसके अलावा मैंग्रोव वन कच्छ के रण में भी है बेटा, कच्छ के रण में, उड़ीसा में है, आंध्रा में है। तो कई ऐसे राज्य हैं जो समुद्र के किनारे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और दोस्तों स्पेशल जानकारी अगर हम बात करें तो जो मैंग्रोव वन है, मैंग्रोव वन ये जो गुजरात में है, तो यहाँ पर खरायू ऊंट इनको काफी नुकसान पहुंचा रहे थे। तो इस समय यहाँ प्रतिबंध लगा दिया गया कि खरायू ऊंट का जो चारण है वो उन क्षेत्रों में नहीं होगा जहाँ मैंग्रोव वनस्पतियां हैं, क्योंकि मैंग्रोव वनस्पतियां समुद्र से आने वाली लहरों को रोकती हैं और जिससे मिट्टी कटान रुकता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण वन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सर्वाधिक उर्वरता धारण करने वाली मिट्टी कौन है, तो मटियार मिट्टी। और इसके अलावा भारत में अवनालिका क्षरण सर्वाधिक प्रभावित, तो मालवा पठार है, चंबल है, ये दो सबसे ज्यादा मृदा अवनालिका। दोस्तों आपको बता दें कि मृदा अवनालिका क्या होता है, तो यानी पानी जब बहता है तो वो अपने साथ काफी मिट्टी को भी उकेड़ कर ले जाता है, जिससे वह नालियां टाइप की बन जाती हैं, उसी को बोलते हैं मृदा अवनालिका। दोस्तों अगर आपसे कह रहा है कि मृदा अवनालिका यूपी में कहाँ सबसे ज्यादा है, अब यूपी की बात कर रहा है, तो आपका उत्तर होगा इटावा। या फिर सीधे आपसे पूछ सकता है कि महाखड्ड कहाँ पाए जाते हैं, तो चंबल, महाखड्ड, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं कि पारिस्थितिकी कर्मता की संकल्पना को सर्वप्रथम किसने दिया, तो जोसेफ ग्रीनेल ने दिया, इंपॉर्टेंट है। यानी पारिस्थितिकी के विषय में जो समझाया है वो जोसेफ ग्रीनेल ने, जबकि पारिस्थितिकी शब्द जो है एजी टॉन्सले ने दिया है। और पारतंत्र, क्षमा चाहेंगे, पारिस्थितिकी शब्द जो है इकोलॉजी वो दिया है अर्नेस्ट हैकल ने। और जो पारतंत्र है, इकोसिस्टम, वो शब्द दिया है किसने, एजी टॉन्सले ने। और अगर आपसे ये कर रहा है कि पारिस्थितिकी कर्मता की संकल्पना किसने दी, तो आपका उत्तर होगा जोसेफ ग्रीनेल। नेक्स्ट, ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम किसने दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपका उत्तर होगा लिंडेमान। तो दोस्तों लिंडेमान वो वैज्ञानिक पर्यावरण विशेषज्ञ हैं जिन्होंने बताया कि जो एक पोषी स्तर, यानी मान लीजिए कि घास है, तो घास को जब बकरी खाएगा या खाएगी, तो घास के पास अगर ऊर्जा 100% है, क्योंकि उत्पादक है, उत्पादक के पास ऊर्जा 100% होती है, तो जब बकरी खाएगी तो बकरी को सिर्फ ऊर्जा मिलेगी 10%, यानी 90% जो है वो इस फूड चेन में खत्म होगी। तो इसका मतलब है कि बकरी को जब कोई खाएगा, मान लो मनुष्य ने खाया, तो इसको कितने मिलेगी, 1%, क्योंकि 100 का 10% 10, 10 का 10% 1। और इसी प्रकार से आगे पोषी स्तरों में जाती है। तो नष्ट कितनी होती है, 90%, जाति कितनी है, 10%। यही नियम कहलाया ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम। दोस्तों समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, लिंडेमान ने बताया कि 10% ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाती है और 90% ऊर्जा नष्ट हो जाती है।
दोस्तों जैव विविधता सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। अब अगर हम बात करें जैव विविधता को लेकर, तो जैव विविधता शब्द जो है डब्ल्यू.जी. रोजन ने दिया था दोस्तों। किसने दिया? डब्ल्यू.जी. रोजन ने दिया, और ये दिया था 1985 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगर आपसे क्षेत्र पूछ ले तो दोस्तों 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ के बीच, यानी ये जो अक्षांशीय विस्तार है इसके बीच में सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगी जैव विविधता। अगर जैव विविधता सर्वाधिक देश पूछ ले दोस्तों तो ब्राजील, और अगर वन पूछ ले तो अमेजन। और अमेजन में ये जैव विविधता की वजह से यहाँ 20% ऑक्सीजन, 20% दोस्तों ऑक्सीजन जो है निकलती है, इसीलिए अमेजन के जंगलों को धरती का फेफड़ा बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? फेफड़ा। अगर महाद्वीप पूछ ले तो अफ्रीका महाद्वीप बताइएगा। अगर आपसे पूछे किस महाद्वीप में, तो अफ्रीका। इंपॉर्टेंट है। और अगर दोस्तों जैव विविधता इंडिया में पूछ ले तो आपका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट। अगर आपसे कहाँ पूछ ले भारत में, तो आपका उत्तर क्या होगा? पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट में अगर राज्य पूछ ले तो केरल, और केरल में अगर स्थान पूछ ले तो शांत घाटी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, शांत घाटी ध्यान रखना दोस्तों, शांत घाटी, यानी शांत घाटी में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट, ब्राजील में इन वनों को क्या कहते हैं? तो ब्राजील में जो वन पाए जाते हैं, घास स्थल पाए जाते हैं, उनको सेल्वास कहते हैं। इसी आधार पर दोस्तों मैं बात बताने जा रहे हैं आपको कि उत्तरी अमेरिका में जो घास के मैदान है उनको प्रेरी कहते हैं, और प्रेरीज को रोटी की डलिया कहा जाता है। रोटी की डलिया इंपॉर्टेंट है काफी। नेक्स्ट, अगर यूरेशिया में अगर पाए तो यूरोप और एशिया के अंदर स्टेपी पाया जाता है, और अफ्रीका में जो घास स्थल है वो सवाना, और ये खासकर दक्षिण अफ्रीका में। इंपॉर्टेंट। और दक्षिण अमेरिका में जो पंपास है, और खासकर अर्जेंटीना, ये भी याद रखना, अर्जेंटीना में। और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास का मैदान है, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड है। समझ जाएंगे। जो सवाना, ये गलत बत गया दोस्तों, इसके लिए बहुत बहुत खेद है। और जो सवाना है ये उत्तरी अफ्रीका में है। कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में। और जबकि वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट दोस्तों, न्यूजीलैंड अगर आपसे पूछे तो कैंट वरी, और हंगरी में जो है घास के मैदान है वो पुस्ताज है, और ब्राजील में कैंपस। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। और लेकिन अगर आपसे कहे अमेजन नदी बेसिन में तो सेल्वास, जो कि मैंने ऊपर बता दिया। अब हम दोस्तों बात करते हैं फाइटोप्लैंक्टन। अगर आपसे कह रहा है कि फाइटोप्लैंक्टन क्या है, तो सागर तल से 200 मीटर की गहराई में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनको फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। अगर पौधे हैं तो फाइटोप्लैंक्टन, और जंतु हैं तो जूप्लैंक्टन। इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब फाइटोप्लैंक्टन के अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं? शैवाल आ जाते हैं, सूक्ष्म जीव आ जाते हैं, और भी कुछ जंतु हैं तो वो जूप्लैंक्टन के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें तो यानी इस श्रेणी में पादपों को फाइटोप्लैंक्टन, और इस श्रेणी में जंतुओं को जूप्लैंक्टन। नेक्स्ट, अगर नोट की बात करें तो जूप्लैंक्टन है वो फाइटोप्लैंक्टन से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए फाइटोप्लैंक्टन जो है खाद्य श्रृंखला के प्राथमिक उत्पादक हैं। कहाँ पर? सागर में। अगर आपसे कहे सागर में जो यानी खाद्य श्रृंखला जो है जीव जंतुओं के बीच में, तो उसमें जूप्लैंक्टन किससे भोजन प्राप्त करते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा फाइटोप्लैंक्टन। जब फाइटोप्लैंक्टन से कर रहे हैं तो इसका मतलब ये प्राथमिक उत्पादक होंगे। काफी महत्वपूर्ण है। आप दोस्तों बात करेंगे प्रवाल वृत्ति, काफी महत्वपूर्ण रहती है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो मेरा कंटेंट आपको समझ में आ रहा होगा, और ये कितना आपके लिए खास है ये भी आप समझ रहे होंगे। अगर आपको ये सब ठीक लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। अब हम बात करेंगे प्रवाल वृत्ति। तो प्रवाल क्या है? तो एक चूना प्रधान जीव है, और इसमें जो होता है ना, इसका कंकाल होता है वो CaCO3 का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जो जीव होते हैं ये सीलेंट्रेटा वर्ग के होते हैं। सीलेंट्रेटा संघ जो है ये एक जंतुओं का संघ है। और प्रवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय सागरों में पाए जाते हैं, 30 नॉर्थ से लेकर 30 साउथ, यानी कह सकते हैं 30 उत्तरी अक्षांश से और 30 दक्षिणी अक्षांश के बीच।
अब आपसे कह रहा है कि प्रवाल संघ किस संघ के प्राणी हैं, तो सीलेंटेटा, और इनका कंकाल जो बना होता है वो CaCO3 का। अगर आपसे दोस्तों कहे प्रवाल के लिए उचित तापमान कौन सा है, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 21 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का जो तापमान है ये प्रवाल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, उचित है। नेक्स्ट अगर बात करें कि प्रवाल से बनी दीवार जो होती है वो प्रवाल भित्ति है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और प्रवाल एक जीवित प्राणी होते हैं, ये काफी बेहद खास है। कैसे प्राणी होते हैं, तो जीवित होते हैं। और प्रवाल को विश्व में सागरीय जैव विविधता का उष्ण स्थल माना जाता है, यानी जहां जहां पे प्रवाल होते हैं तो यहाँ पे काफी मात्रा में बायोडाइवर्सिटी होती है और इसलिए उष्ण स्थल माना जाता है, काहे का, जैव विविधता का। प्रवाल को और क्या उपमा दी गई है, तो इसको समुद्र का वर्षावन कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। और प्रवाल में जब रंग जूजन थैली के कारण होता है, प्रवाल में जो रंग जो है वो जूजन थैली, ये जंतु होते हैं, उसकी वजह से इनमें कलर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि भारत में जो प्रवाल है वो कितने हैं, तो इंडिया में 4 हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, यहाँ सबसे ज्यादा है। और गुजरात की कच्छ की खाड़ी में है दोस्तों, यहाँ कम है। और मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में देखने को मिलेगा और लक्षद्वीप में देखने को मिलेगा। दोस्तों लक्षद्वीप पे 36 द्वीप है, जिसमें 11 पर यानी मानव रहता है, इंपॉर्टेंट है। टोटल कितने द्वीप है, 36। और मन्नार की खाड़ी दोस्तों ये ड्यूगोंग यानी ड्यूगोंग जो है ये समुद्री गाय है, ये भी पूछ सकता है, समुद्री गाय। और इसका जो अभ्यारण्य है वो मन्नार की खाड़ी में स्थापित किया गया है। कच्छ की खाड़ी में सबसे कम मिलेंगे दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है। और अब हम बात करते हैं इसके अलावा आपको इंडिया में कहाँ कहाँ प्रवाल मिलेंगे, तो तरकरली में मिलेंगे, अंग्रिया मिलेंगे, विजयदुर्ग, और ये तीनों स्थान दोस्तों महाराष्ट्र में है। और नेत्रानी द्वीप जो है कर्नाटक, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपसे सीधे भी पूछ सकता है कि नेत्रानी द्वीप कहाँ है, तो कर्नाटक। और तरकरली, अंग्रिया और विजयदुर्ग कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, यानी यहाँ पर भी प्रवाल है। दुनिया में सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति अगर आपसे पूछता है तो ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कि क्वींसलैंड पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में, वहीं पर है। या आपसे ये भी कह सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में किधर है, तो पूर्वोत्तर यानी पूर्वी प्लस उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में जो है लगभग 2900 किलोमीटर की एक भित्ति है, जिसको बोलते हैं प्रवाल भित्ति, ग्रेट बैरियर रीफ। ये ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर है, तो क्वींसलैंड के तट पर है। प्रवाल भित्ति को दोस्तों खतरा कहाँ से है, काफी महत्वपूर्ण है। तो प्राकृतिक खतरे भी हैं, जैसे एल्निनो जो धारा आती है उसकी वजह से, क्योंकि ये गर्म धारा होती है और गर्मी की वजह से वो जीव मर जाते हैं। हरिकेन जब चक्रवाती तूफान आता है, या सागरी अम्लीकरण यानी सागर में अम्ल की मात्रा बढ़ जाए, या रोग हो जाए, या प्रवाल को खाने वाले कोई अन्य जीव आ जाए, तो इस वजह से प्राकृतिक तौर पे यानी प्रवाल खतरे में आ जाते हैं, यानी मरने लगते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं मानव जनित कारण क्या हो सकते हैं, तो जैसे मछली पकड़ना, यानी जब मछली पकड़ने का जो तरीका है, जो हम जार खींच के लाते हैं, तो उसमें बहुत सारे प्रवाल यानी फंस जाते हैं, जो मर जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो तटीय विकास हो रहा है ताकि पर्यटन बढ़े, तो इसकी वजह से भी प्रवाल खतरे में है। वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये भी वजह है। इसके अलावा दोस्तों समुद्री प्रदूषण, यानी बड़ी मात्रा में समुद्र में अवशिष्ट पदार्थ जा रहे हैं नदियों के द्वारा, या डायरेक्ट कभी कभी जहाज लीक हो जाते हैं, तो इसका भी प्रभाव पड़ता है। नौ परिवहन भी, परमाणु परीक्षण और कोरल, ये कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से प्रवाल यानी मर रहे हैं। अब दोस्तों बात करेंगे संक्रमिका या इकोटोन, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है दोस्तों। ये प्रश्न कई बार, ये समझ लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और आज इसको समझ लो अच्छे से दोस्तों। दो या दो से अधिक यानी दो या दो से अधिक विविध समुदाय के मध्य जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसी को हम बोलते हैं संक्रमिका या दोस्तों इकोटोन, इंपॉर्टेंट है। जैसे दोस्तों घास स्थल होता है, तो घास स्थल पे घासें भी होती हैं, बड़ी छोटी घासें होती हैं, इसके अलावा वहाँ पे जीव जंतु भी होते हैं। तो उन दोनों में क्या होता है कि काफी यानी कंपटीशन रहता है, प्रतिस्पर्धा रहती है, जिसकी वजह से वो क्षेत्र बड़ा संक्रमित क्षेत्र होता है, और यही क्षेत्र कहलाता है संक्रामिका या इकोटोन। अब इकोटोन बहुत छोटे क्षेत्र से लेकर बहुत विशाल क्षेत्र तक फैला हो सकता है। वन क्षेत्र जैसे तो काफी बड़ा क्षेत्र होता है। ये तनाव का क्षेत्र होता है। तनाव का क्षेत्र दोस्तों यही कारण है कि वहाँ पे हमेशा कंपटीशन रहता है,
यानी जीवधारियों के बीच। अब आपसे कह रहा है दोस्तों कोर प्रभाव क्या है। तो जहां दो पारतंत्र आपस में मिलते हैं और यानी जैसे मान लीजिए ये स्थल है और ये जल है, तो जल समुदाय और स्थल समुदाय अगर यहाँ पे मिल रहे हैं तो इसको बोलेंगे कोर प्रभाव। और यहाँ पर क्या होगा कि सबसे ज्यादा क्या पाई जाएगी, विशाल जैव विविधता पाई जाएगी, और इसे ही क्या कहेंगे, कोर प्रभाव। इंपॉर्टेंट है, यानी जब दो पारतंत्र आपस में मिलते हैं तो उसके बीच में जो मिलन बिंदु होता है वहाँ विशाल विविधता पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी, और इसी को कहते हैं भैया कोर प्रभाव। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे नदी के किनारे घास का मैदान, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नदी और नदी के किनारे जो घास का मैदान है, या हम कह सकते हैं कि जहां पर्वत और घाटी मिलते हैं वहां पर भी जो क्षेत्र होता है वो कोर प्रभाव का क्षेत्र होता है दोस्तों, ये आप समझ लें। नेक्स्ट दोस्तों की स्टोन प्रजाति, ये भी इंपॉर्टेंट है, और आगामी कोई भी एग्जाम दे रहे हो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। हमारा कंटेंट आपको समझ में आए तो वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब मैं कीस्टोन की बात करेंगे तो उन प्रजातियों को कहा जाता है जो अपने पारिस्थितिक तंत्र की संरचना और संतुलन को पूरी तरीके से बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा दोस्तों ये भी हम कह सकते हैं कि ये एक वो प्रजातियां भी होती हैं जो समुदाय को परिवर्तित भी कर देती हैं, यानी समुदाय को परिवर्तित। आओ समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक जंगल है, क्या है बेटा, जंगल। इस जंगल में दोस्तों हाथी आ जाता है, तो हाथी क्या करेगा, बड़े बड़े वृक्षों को खाएगा, छोटे वृक्षों को पैरों से कुचल देगा। फिर क्या होगा कि यहीं पे अगर कंगारू रेट आ जाता है तो वो रातचर प्राणी है तो इससे बीज चुन लेगा, और हम देखते देखते एक जंगल को मरुस्थल में तब्दील होते हुए देखेंगे। तो ये प्रजातियां क्या कहलाएंगी, कीस्टोन प्रजाति। अब जैसे बाघ है, शेर है, घड़ियाल है, कंगारू रेट है, हाथी है, वीवर है, समुद्री ऊदबिलाव है, मधुमक्खियां हैं, तो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं कीस्टोन प्रजाति के एग्जाम्पल हैं। हालांकि मधुमक्खियां का जो विज्ञान है वो एपीकल्चर इंपॉर्टेंट है, एपीकल्चर, और मधुमक्खियों में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लेता है दोस्तों। ये परागण कराने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा इनमें नर ड्रोन होता है और इसके पास 16 गुणसूत्र होते हैं, ओनली आगुणित श्रृंखला होती है, जबकि अन्य जो होती है रानी मक्खी वो द्विगुणित होती है, यानी उनमें 32 गुणसूत्र होते हैं। ये भी दोस्तों पूछ लेता है बार बार एग्जाम में। और ये जो नर मक्खी है ना, ड्रोन, ये एक ही बार निषेचन करता है, निषेचन करने के बाद ये मर जाता है क्योंकि इनका जो समुदाय है इनको बाहर कर देता है, और इसके डैने भी कमजोर पड़ जाते हैं और ये नीचे गिर जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं बायोम। बायोम क्या है, बायोम या जीवोम, तो पृथ्वी पर पेड़ पौधे और जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र, यानी जहां पर पेड़ पौधे और जीव जंतु जो सम्मिलित रूप से हैं, उस पूरे समुदाय को, उस पूरे पारितंत्र को क्या कहेंगे, बायोम। जैसे मरुस्थल, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, टैगा वन जो होते हैं, पर्णपाती वन, स्थल है, कोई टुंड्रा प्रदेश है, तो ये सब क्या है, बायोम है। अब दोस्तों बात करते हैं पारिस्थितिकी की। तो पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों और पर्यावरण के मध्य जो घनिष्ठ संबंध है, इस संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी। और इसकी अंग्रेजी होती है इकोलॉजी, और इस शब्द को 1869 में दिया था अर्नेस्ट हेकल ने। हालांकि कहीं कहीं पे 1868 भी दे देता है दोस्तों। दूसरी बात करते हैं पारतंत्र। तो पारतंत्र एक प्राकृतिक इकाई है, क्या है, पारतंत्र यानी इकोसिस्टम एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें किसी विशेष क्षेत्र से सभी जीवधारी अपने भौतिक पर्यावरण के साथ मिलकर एक पूर्ण चक्र का निर्माण करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो शब्द है ये 1935 में एजी टांसले के द्वारा दिया गया, काफी महत्वपूर्ण है। और पारतंत्र के दोस्तों मुख्य 2 घटक होते हैं, वैसे 3 भी होते हैं, जैसे जैविक घटक, तो इसमें सभी जीवित जीवों को शामिल किया गया है, यानी जिसमें जीवन है। जैसे हम उत्पादक, जिसमें उत्पादक के अंतर्गत दोस्तों हरे पेड़ पौधे आते हैं, हरे पेड़ पौधे आते हैं, और ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और ये सुपोषी होते हैं। इसके अलावा ये सुपोषी होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। अब इसमें आते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता को दोस्तों 3 श्रेणियों में बांटा गया है।
जो और उपभोक्ता उन्हें कहते हैं जो दूसरों पर निर्भर हों और उनसे अपना पोषण प्राप्त करें, तो उन्हें क्या कहेंगे? उपभोक्ता। कितने श्रेणी में बांटे गए? 3। तो इसमें जो प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता होता है, प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता वह उपभोक्ता होता है जो उत्पादक से पोषण प्राप्त करे। यानी मान लीजिए जैसे घास है और घास को कौन खा रहा है? बकरी। तो बकरी दोस्तों घास खा रही है ना, तो बकरी सुपोषी हो गई और ये उत्पादक कौन श्रेणी का हो गया? प्रथम, क्योंकि घास को किसने खाया? बकरी। अब अगर बकरी को कोई खाए, तो जब मान लीजिए मनुष्य ने खाया, तो मनुष्य दोस्तों बकरी भी खा लेगा और मनुष्य घास भी खा लेगा। यानी जैसे हम पालक खाते हैं, बथुआ खाते हैं, है ना, तमाम हरी सब्जियां खाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये बकरी खा रहा तो ये मांसाहारी और ये घास खा रहा तो यानी शाकाहारी। तो इन दोनों के बीच का हो गया, तो यानी अब ये उपभोक्ता कौन सा हो गया? द्वितीय। तो ये कैसा होता है? सर्वाहारी। यानी जो घास से भी पोषण प्राप्त करे, यानी उत्पादक से और उपभोग प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता से, तो वो होता है द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता और इसमें होता है ये सर्वाहारी। दोस्तों ध्यान देना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब हम बात करें कि प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता कैसा होता है, तो शाकाहारी होता है। जैसे बकरी है, हिरन है, गाय है, भैंस है, खरगोश है, और भी हो सकते हैं, वो आपको पहचानना है अपने आसपास के परिवेश से। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता, तो ऐसे जीवधारी जो दूसरे जीवधारी से पोषण प्राप्त करते हैं, अर्थात उत्पादक से और प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता से अपना अगर पोषण प्राप्त करते हैं, तो उनको कहा जाता है द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता। जैसे कुत्ता है, मनुष्य, बिल्ली है। अब कुत्ता साग सब्जी भी खा लेता है और इसके अलावा मांस भी खा लेता है, ऐसे मनुष्य भी है, बिल्ली भी है। तो दोस्तों द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता हमेशा कैसा होता है? सर्वाहारी, ऐसे भी पूछ लेता है। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता की बात करें तो ये वे जीवधारी हैं जो अपना भोजन प्रथम और द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। यानी कह सकते हैं कि शेर है, चीता है, बाघ है, भेड़िया है, तेंदुआ है, और ये हमेशा होते हैं दोस्तों मांसाहारी, क्योंकि प्रथम श्रेणी में भी मांस है, द्वितीय श्रेणी में भी मांस है। अब हम बात करते हैं अपघटक, और ये दोस्तों यानी जैविक घटक है। तो ऐसे जीवधारी जो सड़े गले मृत पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, अर्थात उनको अपघटित कर देते हैं। जैसे सूक्ष्म जीव है, फफूंद है, गिद्ध है, बाज है। और अपघटक को पर्यावरण का मेहतर या सफाई वाला कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं अजैविक घटक की। तो वातावरण में मौजूद वे निर्जीव तत्व जो जीवन के लिए आधार प्रदान करते हैं, हालांकि उनमें जीवन नहीं होता है। जैसे जलवायु कारक भी हो सकते हैं, सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, वायु, मिट्टी, आर्द्रता, ये सारे कैसे घटक हैं? अजैविक। मिट्टी है, जल है, खनिज है और गैसें भी। अब हम दोस्तों बात करते हैं प्राकृतिक पारतंत्र। तो जो प्राकृतिक तौर से बने हुए हैं, जैसे वन, घास के मैदान, मरुस्थल, जलीय पारतंत्र, नदियां, झीलें, समुद्र, तो ये कैसे हैं? प्राकृतिक। लेकिन अगर आपसे पूछे कि कृत्रिम पारतंत्र कौन है, तो खेत है, बगीचे हैं, एक्वेरियम। एक्वेरियम दोस्तों होता है मछली घर। तो ये तो दोस्तों आज का जो हमारा सेशन है बहुत ही खास सेशन है। अगर हमारी मेहनत आपको लगती है कि यानी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें दोस्तों। और मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए दोस्तों, शिक्षा बहुत जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।